तो आज हम लोग बात करेंगे, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि हमारे पास कितने तरीके क्या क्या सेट होते हैं। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास रिक्त समुच्चय होता है और उसके बाद हमने देखा था कि एकल समुच्चय होता है। उसके बाद हमने बात की थी परिमित और परिमित समुच्चय की, और हमने बात की थी दो अगर समुच्चय बराबर होंगे तो कैसे करेंगे। उसी बात को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और आई होप कि पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं आई होगी, क्योंकि जब जो भी वीडियो जिन लोगों ने देखा है उन्होंने देखा कि कहीं भी उसमें कोई कमेंट नहीं है। इससे मेरा अंदाज़ा ये है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कुछ डाउट था और आप नहीं पूछ पाए किसी वजह से, तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। आप पिछला डाउट भी इस वाले लेक्चर में पूछ सकते हैं वीडियो देखने के साथ साथ, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली थी, क्या क्या बात कर ली थी, एक बार हम बात कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स की बात कर रहे थे, विभिन्न प्रकार के समुच्चय की बात कर रहे थे। समुच्चय के विभिन्न प्रकार की बात कर रहे थे, और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय वो था जिसमें कोई भी अवयव ना हो। इसको फाई से दिखाते थे और इसको लिखने का तरीका ये होता था, इसमें कोई भी अवयव नहीं होता था, ठीक है। अच्छा, दूसरे बात थे कि एकल समुच्चय। एकल समुच्चय के में क्या था कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए वो एक होना चाहिए। कोई भी एक एलिमेंट लिखा हो, ए लिखा हुआ हो, 2 लिखा हुआ हो, या 0 लिखा हुआ हो, या फाई लिखा हुआ हो। देखिए, ये मैंने बताया था कि फाई ठीक है, फाई जो है रिक्त समुच्चय है, मान लिया। लेकिन इस समय जब हम एकल समुच्चय की बात कर रहे हैं तो इस समुच्चय का जो अवयव है वो खुद फाई है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ये एकल समुच्चय। एकल समुच्चय मतलब जिस समुच्चय में सिर्फ एक ही संख्या हो, ठीक है, संख्या हो या एक ही एलिमेंट हो, कहने का मतलब है। तीसरे नंबर में हमने बात किया था कि परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। और इसमें हमने देखा था कि अगर किसी समुच्चय के अंदर जो अवयव हैं उनको आप गिन सको तो वो परिमित समुच्चय कहलाते हैं, और अगर किसी समुच्चय में जो अवयव हैं उनको गिन ना सको तो उन्हें अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे कि अगर बोला जाए कि 10 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय, तो 10 से छोटी सम संख्याएं क्या हो गई? अगर हम 0 को भी सम संख्या मान लें तो 0 हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई और 8 हो गई। उसने कहा 10 से छोटे, तो 10 से छोटे में हमारे पास 5 सम संख्याएं हो गई, तो ये एक परिमित समुच्चय हुआ। लेकिन अगर ये बोल रहा है कि सिर्फ सम संख्याओं का समुच्चय, तो सम संख्याओं का समुच्चय बहुत बड़ा हो सकता है, वो जहां तक जा सकता है, जिस नंबर तक वो जा सकता है, तो वो हमारा अपरिमित समुच्चय हो गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर किसी समुच्चय में आप उसके अवयवों की संख्या को गिन पाते हो तो वो परिमित कहलाता है, और अगर नहीं गिन पाते हो तो वो अपरिमित कहलाता है, ठीक है। ये हमने बात कर लिया था। इसके बाद हमने बात किया था कि इक्वल समुच्चय या समान समुच्चय। तो समान समुच्चय में हमने क्या कहा था? समान समुच्चय में हमने कहा था कि अगर दो हैं, एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है, तो ये बराबर तब कहलाएंगे जब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। और हमने इसको कैसे लिखा था कि मान लिया कि x बिलोंग कर रहा है ए से, x ए से संबंधित है, तो ये इंप्लाइज करेगा कि x बिलोंग्स टू बी। मतलब ए के सारे अवयव अगर बी में हैं तो वो एक बात हुई। दूसरी बात हमने कहा कि अच्छा y का कोई अवयव ले लिया हमने कि y बिलोंग्स टू बी, और वो इंप्लाइज करता है कि y जो है a में भी है। इसका मतलब a के सारे अवयव b में हैं और b के सारे अवयव a में हैं। इससे हमें पता चला कि वो दोनों इक्वल हो गए। इसका एग्जाम्पल भी हमने लिया था, जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3, और एक दूसरा सेट लिया था 3 2 1। तो ये बराबर समुच्चय हैं, क्योंकि
एलिमेंट्स आगे पीछे होने वाले से समुच्चय बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। अब इसके आगे हम लोग अपनी बात को बढ़ाते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। अब इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। और आगे की बात यह है कि हम निकालेंगे इनकी कार्डिनल नंबर, या बात करते हैं परिमित समुच्चय की गणन संख्या। हमने एक चीज और बताया था कि अगर ए में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, एक ये चीज बताई थी हमने लास्ट क्लास में। अब बात हो रही है, ये बात खत्म हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि एक चीज बोल रहे हैं गणन संख्या, और पूरा टाइटल है इसका परिमित समुच्चय की गणन संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। ऑफ अ सेट, बेसिकली ये क्या है, ये बोल रहा है कि अगर किसी सेट है, उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, अगर हम उन्हें गिन लें तो वो जो नंबर आएगा वही उसकी कार्डिनल नंबर या गणन संख्या कहलाती है। परिमित क्यों लिखा हुआ है भाई? ऑब्वियस है, अभी आपको बताया गया है कि परिमित समुच्चय होगा तभी उसमें जो होने वाले जो अवयव हैं उनकी संख्या एक लिमिट में होगी, एक मतलब उन्हें आप गिन सकते हो। ठीक, इसीलिए परिमित की बात की जा रही है, अपरिमित की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक तो बात है कि कार्डिनल नंबर को दिखाते कैसे हैं। मान लीजिए कोई समुच्चय आपको ए दिया हुआ है, तो इसके कार्डिनल नंबर को ऐसे करके दिखाते हैं। और ये किसके बराबर होता है? समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमारे पास कोई एक सेट था ए, और वो था 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे कितने अवयव हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर मैं कार्डिनल नंबर लिखूं या गणन संख्या लिखूं तो कितना आएगा? 5। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो एकदम सिंपल है कि गणन संख्या हम बोलते हैं जो उसमें जितने एलिमेंट होते हैं उन्हें गिन लेते हैं। अगर हमारे पास कोई सेट है बी और इसमें हमारे पास एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू, तो अगर मैं इसकी गणन संख्या निकालूं बी की तो वो आएगी 5। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये देखना है कि उनकी संख्या क्या है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास गणन संख्या। इसके बाद हमारे पास आता है कि समतुल्य समुच्चय। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? समतुल्य समुच्चय, तो समतुल्य समुच्चय या बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। तो इसकी परिभाषा क्या है? दो समुच्चय अगर है हमारे पास, दो परिमित समुच्चय हैं ए और बी, तो वो समुच्चय जब समतुल्य कहलाते हैं। अगर हमारे पास यदि दो समुच्चय ए तथा या दो परिमित समुच्चय ए तथा बी समतुल्य कहलाते हैं यदि ए का गणन संख्या और बी की गणन संख्या बराबर हो। इस एग्जाम्पल को देखिए आप, मैंने इसीलिए मिटाया नहीं था इसको। दो परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय मतलब जिसके एलिमेंट्स को आप गिन पाओ, तो ये एक परिमित समुच्चय हो गया। इसका कार्डिनल नंबर या गणन संख्या कितनी आई? 5। इसमें 5 एलिमेंट है तो 5 आ गई। ये दूसरा सेट था
जिसमें गणन संख्या कितनी आई 5। तो आप देखिए एक सेट में 5 एलिमेंट हैं, इस सेट में भी 5 एलिमेंट हैं, तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ समतुल्य समुच्चय का। ध्यान रखिए जो समान समुच्चय होते हैं, समान समुच्चय की खास बात ये होती है कि उसमें दोनों एलिमेंट, दोनों सेट के एलिमेंट बराबर होने चाहिए, मतलब सेम एलिमेंट होने चाहिए। और जो समतुल्य समुच्चय होते हैं उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा एलिमेंट है, उसको इस बात से मतलब है कि दोनों सेट में, दोनों समुच्चय में जो उनका नंबर है वो बराबर हुआ। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो समान समुच्चय हैं वो समतुल्य समुच्चय होंगे। लेकिन अगर दो समुच्चय समतुल्य हैं तो जरूरी नहीं है कि वो समान समुच्चय होंगे, क्योंकि समान समुच्चय में अगर उनके एलिमेंट एक जैसे हो जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उनका नंबर भी बराबर हो जाएगा, यानी उनका कार्डिनल नंबर बराबर होगा। इसलिए मैं बोला समान समुच्चय तो समतुल्य समुच्चय होता है, लेकिन समतुल्य समुच्चय में सिर्फ उनका नंबर देखते हैं, एलिमेंट नहीं देखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो बराबर। ठीक, तो समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय होंगे, लेकिन समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, देखना पड़ेगा स्पेशल केस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास समतुल्य समुच्चय। अच्छा चलो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है किसी समुच्चय के द्वारा बना हुआ समुच्चय, मतलब इसका हेडिंग है सेट ऑफ ए सेट, या समुच्चय का, समुच्चयों का समुच्चय। या सेट ऑफ ए ऑफ सेट्स, सेट्स ऑफ सेट। क्या मतलब है? देखो अभी तक जो समुच्चय की परिभाषा दी गई थी वो ये दी गई थी अगर हमारे पास उसके जो एलिमेंट हैं हम उनको किसी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अब हमसे बोला जा रहा है सेट ऑफ सेट्स, मतलब ये एक ऐसा सेट होगा, एक ऐसा समुच्चय होगा जिसके जो एलिमेंट होंगे वो भी अपने आप में कुछ समुच्चय ही होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कि हमारे पास एक सेट है ए, और वो मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, इसका पहला एलिमेंट है 1। ये देखो एक सेट है, कौन सा सेट है? सिंगल सेट है, क्योंकि इस सेट का एलिमेंट 1 है, तो ये एक एलिमेंट हुआ इसका। दूसरा एलिमेंट है मान लीजिए कि 1, 2, और तीसरा एलिमेंट है 1, 2, 3। तो सेट ऑफ सेट्स मतलब एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव भी समुच्चय ही हो। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप। मान लीजिए कि मेरे पास एक बी सेट है और मैंने इसमें क्या क्या रखा हुआ है, एक एन रखा हुआ है। आपको पहचाना ये एन क्या है? मैंने बताया था जब कोई अल्फाबेट लिखा है और उसको डार्क कर देते हैं तो वो सेट हो जाता है। तो ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसी तरीके से डब्ल्यू लिख लीजिए आप, डब्ल्यू को भी थोड़ा डार्क कर लीजिए। इसी तरीके से आप लिख लीजिए जेड, इंटीजर्स को लिख लीजिए, पूर्णांक को लिख लीजिए। इसी तरीके से आप क्यू लिख लीजिए, रैशनल नंबर लिख लीजिए, और इसी तरीके से आप रियल नंबर लिख लीजिए। तो ये जो हुआ, ये बी जो है सेट ऑफ सेट्स है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक सेट है। ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये क्या है? ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ये क्या है? ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। ये क्या है? ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये क्या है? ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय मतलब उसके जो अवयव होने चाहिए वो अपने आप में एक समुच्चय होने चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास। इसके बाद कुछ पॉइंट हैं जिसको हम लोग एक बार फिर से दोहरा सकते हैं, जो मैंने अभी ऑलरेडी बताए भी हैं। तो समुच्चयों का समुच्चय की बात हो गई। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
अगर हम इसको दोहराना चाहें तो एक बार दोहरा सकते हैं कि रिक्त समुच्चय किसे बोलते हैं, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी अवयव ना हो, उसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं। एकल समुच्चय उसको बोलते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट हो, कोई भी एक एलिमेंट हो। अच्छा, परिमित समुच्चय उसे बोलते हैं जिसके एलिमेंट को गिना जा सके, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग की जा सके। अपरिमित समुच्चय उसे बोलते हैं जिसकी काउंटिंग ना की जा सके। बराबर समुच्चय बोलते हैं दो ऐसे समुच्चय जिनके एलिमेंट, जिनके अवयव एकदम बराबर एक जैसे हों, तो उसे हम बोलते हैं इक्वल समुच्चय। फिर हमने बात की कि गणन संख्या क्या होती है। अगर किसी समुच्चय के में जितने अवयव हैं उन्हें हम गिन लें तो वही उसकी गणन संख्या कहलाती है। समतुल्य समुच्चय किसे बोलते हैं, अगर दो हमारे पास परिमित समुच्चय हैं और वो इस तरीके से हैं कि उसमें एक की गणन संख्या दूसरी गणन संख्या के बराबर है, तो वो समतुल्य समुच्चय होते हैं। ठीक, इतना हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोगों में देखना है कि कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग जल्दी से। हमें देखना है कि क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, रिक्त समुच्चय पहचानिए। हमसे बोल रहा है कि आप रिक्त समुच्चय पहचानिए। देखते हैं एक नंबर में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 से भाज्य सम संख्याओं का समुच्चय। क्वेश्चन है 2 से भाज्य सम का ठीक है। तो जो सम संख्याएं होती हैं वो हमारे पास सभी भाज्य होती हैं। देखिए सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्या की बल्कि परिभाषा ये होती है वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है उनको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। तो आप जान रहे हो कि वो कह रहा है 2 से भाज्य सम संख्याएं, तो भाई सब संख्याएं 2 से भाज्य ही होती हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, मान लो अगर इसको ए लिखते हो तो इसमें आएगा 2 आएगा, 2 भी भाई 2 से भाज्य है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, तो ये होता चला जाएगा। तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। चलो दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरे नंबर पे बोल रहा है हमसे 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। तो आपको पता है कि विषम संख्याएं कौन सी होती है, विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं। तो आपको कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी विषम संख्या जो 2 से भाज्य हो। तो यानी कि ये हमारा एक एम्प्टी सेट किया रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि जो रिक्त समुच्चय होता है उसमें जो उसकी डेफिनेशन दी हुई होती है वो कुछ इस तरीके से दी होती है जैसे जो हो ही ना सके। आप देख रहे हो कि 2 से भाज्य विषम संख्याएं आपको मिलेंगे ही नहीं, इसलिए ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण हुआ। एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं 3 नंबर पे। और ये इसको ऐसे लिखा हुआ है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और इस तरीके से है जो x से 6 से छोटी है, 6 से छोटी है व 8 से बड़ी है। ठीक है, अब आपको एक ऐसी प्रकृत संख्या खोजनी है जो 6 से छोटी हो और 8 से बड़ी हो। अब अगर प्रकृत संख्या की बात करें, प्रकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर कोई नंबर 6 से छोटा है, ये देखो पहली वाली कंडीशन, तो 6 से छोटा होगा तो वो 5 4 3 2 1 हो सकता है। लेकिन बोल रहा है 8 से बड़ा है, तो 8 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 9। तो कोई भी एक ऐसी प्रकृत संख्या आप खोज नहीं पाओगे जो साथ में एक 6 से छोटी हो और 8 से बड़ी हो। तो ये जो हमारा ए हुआ वो हमारा एक तरीके का रिक्त समुच्चय हुआ। ठीक है, बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट करो और बताओ क्या बात समझ में नहीं आई। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं हम। मिटा रहा हूं इसको।
और अब हमसे बोल रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि एकल समुच्चय को पहचानिए। तो अब हमें ऐसे समुच्चय खोजने हैं जिनमें सम जो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 1 हो। तो पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। एक हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 5। तो एकल समुच्चय की पहचान क्या है? एकल समुच्चय की पहचान ये है कि एक ही अवयव होना चाहिए इसमें। अब वो अवयव क्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, वो 0 है, 1 है, 2 है, XYZ कुछ भी है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ एक सेट दिया हुआ है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, अपने आप में एक सेट है और नल सेट है। तो लेकिन इस सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो तो 1 ही हुआ, तो इसलिए ये एकल समुच्चय हुआ, हमारा आंसर सही हो गया। मैंने एक बार फिर से बोल देता हूं कि एकल समुच्चय की पहचान ये है कि उस समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होना चाहिए और वो एलिमेंट क्या है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। दूसरा इसका क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 0। फिर से वही बात हो गई, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1। अब वो एलिमेंट क्या है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे भी एक ही अवयव हुआ, तो ये भी हमारा आंसर हुआ सही। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू 5। अब जरा ध्यान से देखो, 5 क्या होता है? 5 होता है आपका रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो a 5 के बराबर दिया हुआ है, a जो है 5 के बराबर दिया हुआ है, तो a में कितने एलिमेंट होंगे? यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे? 0 अवयव। तो एकल समुच्चय वो होता है जिसमें अवयवों की संख्या 1 होती है, तो ये हमारा एकल समुच्चय का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखिए, इसमें ये बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का लग सकता है कि यहाँ हम इसको ओके बोल रहे हैं और यहाँ ओके नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 5 था ये इसका एलिमेंट था और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 5 खुद a है, तो 5 में तो कोई एलिमेंट होता नहीं। ठीक, इसलिए ये एकल, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, इसलिए ये एकल समुच्चय नहीं हुआ, लेकिन ये वाला एकल समुच्चय हुआ। ठीक है, ये बढ़िया एग्जाम्पल था। उसके बाद अब हमें पहचानना है, जैसे जैसे हम लोगों ने सीखा था वैसे ही वैसे हम लोग उसके उदाहरण भी देख रहे हैं। हमने इसके बाद सीखा था कि भाई परिमित समुच्चय पहचानते हैं, परिमित या अपरिमित समुच्चय पहचानते हैं। परिमित तथा अपरिमित, हमें पहचानना है कि कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा समुच्चय अपरिमित है। आपको इसका उदाहरण दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार उदाहरण ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है किसी माह में दिनों की संख्या, तो आप कोई भी माह ले लीजिए, जैसे जनवरी माह ले लीजिए, तो जनवरी माह में जो दिनों की संख्या होगी उन्हें आप गिन सकते हो। जनवरी माह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। अब फरवरी माह में दिनों की संख्या कितनी होती है? नॉर्मली 28 होती है, और अगर लीप ईयर है तो 29 होती है। इसका मतलब यह है कि इनको क्या गिना जा सकता है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हुआ? परिमित समुच्चय का। ठीक है, तो हमारा परिमित समुच्चय हुआ। ठीक, अगर ऐसे पूछा जाए साल में महीनों की संख्या कितनी है, तो वो भी हमारा एक परिमित समुच्चय हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक, अब देखो प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं 1 से, 1 2 3 4 5। वो ये नहीं बोल रहा है कि 100 से छोटी प्राकृत संख्या बताओ,
वो ये नहीं बोल रहा है कि 1000 से छोटी प्रकट संख्या बताओ, ये नहीं बोल रहा है कि 10 से छोटी प्रकट संख्या बताओ, वो बोल रहा है प्रकट संख्याओं का समुच्चय। तो इसका मतलब ये जहां तक चाहे आप इसमें प्रकट संख्या लिख सकते हो, मतलब उसको आप गिन नहीं सकते। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल हुआ, इसका उदाहरण क्या हुआ, 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अपरिमित। ठीक है, अच्छा इसको मिटाता हूं मैं। इसके बाद तीसरा उदाहरण है हमारे पास कि 200 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखो ये बढ़िया एग्जांपल आ गया, 200 से छोटी प्राकृत का, ठीक है। तो अब देखो 200 से छोटी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से, और वो चलती चली जाती है, ठीक। लेकिन 200 से अगर छोटी बात करोगे तो वो कहां तक आएगा, मान लो मैं इसे ए लिख रहा हूं, 1 से आएगा 2 3 और उसके बाद डैश 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 और उसके बाद आएगा 199, ठीक। तो अब यहां से लेकर यहां तक की जो संख्या है उनको गिना जा सकता है। तो ये उदाहरण हुआ हमारे पास परिमित समुच्चय का, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे देखो, चौथे नंबर पे देखो भाई, 2 परिमित संख्याओं बीच, परिमित संख्याओं के बीच, परिमित संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक। तो आप लोगों ने छोटे क्लास में सीखा होगा कि हम लोगों को 2 परिमेय संख्याएं दे देते थे और बोलता था उनके बीच अपरिमेय संख्याएं निकालिए। तो आप जानते थे कि कितनी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं उनके बीच निकाली जा सकती थी। क्या करते थे, हम दोनों को जोड़ते थे, फिर 2 से डिवाइड करते थे, फिर जो नंबर आता था उससे उसकी बगल वाली संख्या को लेके उसके साथ जोड़ते थे और 2 से डिवाइड करते थे। ऐसे अगर आप करते चले जाओ तो उसके बीच जो नंबर हैं वो आते ही चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो हुआ अपरिमेय अपरिमित समुच्चय हुआ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद आने वाला है समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय की क्या पहचान है, 2 ऐसे समुच्चय और ऑफ कोर्स वो परिमित होंगे जिसमें एक समुच्चय के सारे एलिमेंट दूसरे में हो और दूसरे के सारे एलिमेंट पहले में हो, यानी कि दोनों में जो एलिमेंट की संख्या है वो बराबर हो और जो एलिमेंट हो वो भी सेम हो, तभी वो हमारे इक्वल समुच्चय कहलाते हैं। तो हमसे कह रहा है पहचानिए कि क्या 2 इक्वल समुच्चय हैं। तो हमें दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल तो हमने आपको पहले दिया हुआ भी है कि 1 2 3 और दूसरा दिया हुआ है 3 2 1। तो क्या करना है, हमें समान समुच्चय निकालना है। तो क्या 1 इसमें है, हाँ है, तो इसमें भी है, ठीक है। क्या 2 इसमें है, ठीक है, तो 2 इसमें भी है। क्या 3 इसमें है, तो हाँ भाई 3 इसमें भी है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। अब उल्टा देखो, क्या 1 इसमें है तो 1 इसमें है, हाँ है। इसमें 2 है तो इसमें 2 है, हाँ है। इसमें 3 है तो इसमें 3 है, हाँ है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी। तो ये हमारा कौन सा समुच्चय हुआ, समान समुच्चय हुआ।
ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 1 2 3 4 और बी सेट दिया हुआ है हमारे पास 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। हमें दो सेट दिए हुए हैं, एक ए सेट में दिया है 1 2 3 4, दूसरे में दिया है 1 2 2 3 3 4 4 4। आपको जब मैंने शुरुआत की थी तो ये पढ़ाया था कि अगर किसी सेट में जो एलिमेंट हैं वो रिपीट हो रहे हैं, उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम उसे बार बार नहीं लिखते हैं। तो अगर हम इस सेट को ध्यान से देखें तो ये सेट एक्चुअली इसके बराबर है, क्योंकि किसी सेट में, किसी समुच्चय में जो एलिमेंट हैं अगर उनका रिपीटेशन हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से उसमें एलिमेंट बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो समुच्चय की परिभाषा है वो यही कहती है कि पूर्ण तरीके से जो परिभाषित हैं, जो सुपरिभाषित हैं, तो एक एलिमेंट अगर दो बार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो परिभाषित है ना। ऐसा नहीं कि ये वाला 4 इस वाले 4 से कुछ डिफरेंट है। अगर कोई वजह होती कि ये 4 इस 4 से डिफरेंट होता तो अलग बात थी, लेकिन आप जानते हो कि वो 4 अलग नहीं है। तो वो ये इसमें देखो, इसमें ए है, हाँ है, तो इसमें भी ए है, इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है। काम हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, हमें देखना था कि क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, और फिर ये देखना था क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो चलो देखते हैं, 1 इसमें है तो इसमें भी है, 2 इसमें है तो इसमें भी है, 3 इसमें है तो इसमें भी है, 4 इसमें है तो इसमें भी है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये ए और बी हमारे समान समुच्चय हो गए इस केस में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, ए ले लिया हमने 1 2 3 और बी ले लिया हमने 2 3 4। ठीक है, अब देखिए जरा, समान समुच्चय पहचानना है, तो क्या 1 इसमें है? नहीं है, तो बात खत्म हो गई। जब इसका एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है तो फिर वो ए और बी आपस में बराबर नहीं हो सकते। 2 है, चलो है, 3 है तो चलो है, लेकिन एक तो नहीं है, तो जब एक भी नहीं है तो बात खत्म हो गई। इधर से भी इधर देखोगे आप तो 2 है, हाँ है, 3 है तो है, 4 है तो नहीं है। तो अब हमें उधर से देखने की जरूरत ही नहीं है, जब इधर से ही एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें नहीं है तो वो बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया जिसमें वो समान समुच्चय नहीं है। ठीक, तो हम लिख देंगे ए तथा बी समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छा अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल है, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है x सच दैट x पांच का गुणक है। ठीक, गुणक है मतलब मल्टीप्लायर है। और बी सेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है। ठीक है, और भी इसमें आगे कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक, अभी नहीं पता क्या दिए हुए हैं, तो हमें देखना है कि क्या वो इक्वल सेट है, समान समुच्चय है। 5 के गुणक क्या क्या हो सकते हैं देखते जरा। 5 हो सकता है, 5 एकम 5 होता है। 10 हो सकता है क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। 15 हो सकता है क्योंकि 5 तियां 15 होता है। 20 हो सकता है क्योंकि 5 चौक 20 होता है। 25 हो सकता है क्योंकि 5 पंजे 25 होता है। ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक 12 है। 12 किसी भी तरीके से 5 का गुणक नहीं है, तो इसका ऐसा होगा कि इसके सारे एलिमेंट तो इसमें हो रहे हैं, दिख रहा है। देखो 5 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, आगे भी दिख रहे हैं। लेकिन जब तुम B से इधर देखने जाओगे तो B का एक एलिमेंट है 12, जो 12 इसमें नहीं होगा। इसलिए हमारे पास
ए और बी इक्वल नहीं है, और आप लिख सकते हो ये समुच्चय समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, इजी है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस आप देखते जाइए कि भाई उसके एलिमेंट मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्य समुच्चय दिखाना है। ठीक है, तुल्य तुल्य या फिर तुल्य समुच्चय। तो तुल्य समुच्चय की क्या परिभाषा है कि दोनों समुच्चय में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। वो एलिमेंट क्या है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे पहला एग्जांपल है, ए दिया हुआ है हमको 1 2 3 4, बी दिया हुआ है हमको ए ई आई ओ। ठीक है, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, कार्डिनल नंबर निकाल लेते हैं या गणक संख्या निकाल लेते हैं। तो एन में कितने एलिमेंट हैं, वही कार्डिनल नंबर या गणन संख्या होती है। तो 1 2 3 4। फिर से बोलता हूँ, हमें ये देखना है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, कौन से एलिमेंट है नहीं देखना है। तो ये हुआ हमारे पास 4, और यहाँ कितने हैं 1 2 3 4। तो ये हुआ हमारे पास 4। तो हमारे पास जो गणन संख्या है ए और बी की दोनों बराबर हो गई। तो हम बोलेंगे कि ये ए तथा बी, ए तथा, तो आप लिखोगे एन ए बराबर एन बी। तो आप लिखोगे अतः ए तथा बी तुल्य समुच्चय हैं। ठीक है, एकदम इजी। चलिए, ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे बोला जा रहा है ए हमें दिया हुआ है आर ए एम, और बी हमें दिया हुआ है एस एच वाई ए एम। तो अगर ए की गणन संख्या निकालें, मतलब ए में कितने एलिमेंट हैं, तो 1 2 3, और बी की गणन संख्या अगर हम निकालें तो 1 2 3 4 5 5। तो ए की गणन संख्या बी की गणन संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए आप लिख सकते हो एन ए नॉट इक्वल टू एन बी, और आप लिख लोगे ए तथा बी तुल्य समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने तुल्य समुच्चय भी देख लिया। ठीक, तो कुछ करना नहीं है, जैसी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को लेके आप आगे बढ़ते चले जाओ, बस इतनी सी बात करनी है। तो आपको अगर डेफिनेशन याद नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे कि वो एकल समुच्चय है या वो रिक्त समुच्चय है या समान समुच्चय है या तुल्य समुच्चय, परिमित है या अपरिमित। अगर आपको उसकी परिभाषा याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते। एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रेलवे स्टेशन कहाँ है, जब आपको रेलवे स्टेशन का पता ही नहीं पता है तो बताओगे क्या। तो रेलवे स्टेशन पता होने से पहले आपको रेलवे स्टेशन का आइडिया होना चाहिए। तो ऐसे ही समुच्चय कौन सा समुच्चय है उसको जानने के लिए उसकी परिभाषा हमको एकदम अच्छे से आनी चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आप इसके क्वेश्चन कीजिए और फिर हमको जो डाउट होगा उसको बताइए कि क्या हो रहा है, अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है आपसे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, और इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और तो अब हम लोगों को सीखना है उप समुच्चय, अधिसमुच्चय तथा यथार्थ समुच्चय। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे हैं उप
यथार्थ समुच्चय। इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट, इसको बोलते हैं सुपरसेट, और इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले इसको देखते हैं, इसको देखते हैं हम लोग, उप समुच्चय को देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो सेट हैं ए और बी, और ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हों तो ए को बी का सबसेट बोलते हैं। सबसेट मतलब छोटा हिस्सा। एक जैसे आपके पास प्रकृत संख्याएं कहाँ से आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रही हैं, लेकिन अगर आप उसमें बोलो कि 2 से बड़ी और 10 से छोटी, अगर आप उसमें प्रकृत संख्याएं खोजो तो क्या आएंगी? 2 से बड़ी 3 4 5 6 7 8 9, 2 से बड़ी और 10 से छोटी। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो 2 3 4 5 6 7 8 ये जो एलिमेंट्स होंगे ये सारे प्रकृत संख्याओं में होंगे। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो 2 3 ये 3 4 5 6 7 8 9 जो है ये प्रकृत संख्याओं के समुच्चय का एक उप समुच्चय है। एकदम सिंपल। ठीक, तो कह रहे हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, यदि, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक नहीं चल रहा है ये, यदि किसी समुच्चय ए के सारे अवयव यदि किसी समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में हों तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल परिभाषा है। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल लेके देखेंगे इसका कि हो रहा है नहीं हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक, और इसको दिखाते कैसे हैं? इसको ऐसे दिखाते हैं, ए सबसेट बी, इसको पढ़ते हैं सबसेट, और इसको लिखते हैं या उप समुच्चय। ठीक, लिखते हैं ए उप समुच्चय बी। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये लिखा हुआ है कि ए उप समुच्चय बी, तो ये मतलब अगर कोई एक एलिमेंट में ए का ले लूं, अगर x बिलोंग्स टू ए है तो x विल बिलोंग टू बी ऑल्सो। तो ए के सारे अवयव बी के अंदर होंगे, इसीलिए हम उसको उप समुच्चय बोल रहे हैं। फिर से देख लो, ए अगर ए x बिलोंग्स टू ए है तो इसका मतलब हुआ कि x बी में भी होगा। ये अलग बात है कि बी में कुछ एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि जो ए में एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए। बी में क्या एलिमेंट हैं, ज्यादा हैं, वो हमें मतलब नहीं है। कम तो नहीं हो सकते क्योंकि इतने एलिमेंट तो होने ही पड़ेंगे। ठीक, इसके एलिमेंट इससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन और वो क्या है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको इस बात से फर्क पड़ता है कि हमारे ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। ठीक है, तो इसको बेसिकली ऐसे लिखते हैं, अगर टेक्निकल टर्म में लिखें, इसको बोलते हैं, जो सिंगल एरो होता है इसका मतलब होता है इंगित करता है या सूचित करता है, और डबल एरो का मतलब है कि सूचित करता है और इससे सूचित होता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था। इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक, इफ x बिलोंग्स टू a इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो अगर ये लिखा है कि a इज ए सबसेट ऑफ b, इसका मतलब हुआ
कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू ए विच इंप्लाइज कि x ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब हुआ कि ए बी का सबसेट हुआ, और अगर ए बी का सबसेट हुआ तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, दोनों बातों को हम साथ साथ बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डबल इंप्लाइज लिखा हुआ है कि इससे सूचित होता है और ये सूचित करता है और इससे सूचित होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं जल्दी से हम लोग उपसमुच्चय का। देखिए अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था। मान लीजिए कि ए मेरे पास एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, और बी क्या है मेरे पास, बी मेरे पास एक सेट है एक्स सच दैट एक्स ए एक एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। तो भाई अंग्रेजी वर्णमाला में क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डैश डैश डैश, और हो सकता है एक्स वाई और जेड। तो आप देख रहे हो कि ये आया कहाँ से, ये क्या है, ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय है। तो ऑफ कोर्स ये जो आया है वो यहीं से तो आया होगा। तो यहाँ पे यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, दिख रहे हैं हमको, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में हैं या नहीं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें पता है कि ए इसमें होगा, ई इसमें होगा, आई इसमें होगा, ओ इसमें होगा, यू इसमें होगा। तो हम इसको बोलेंगे कि ए उप समुच्चय बी, और लिखेंगे ए उप समुच्चय बी। तो क्या परिभाषा थी कि यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हो तो हम ए को बी का उप समुच्चय कहते। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक दूसरा एग्जांपल ले लो तुम, दूसरा एग्जांपल ले लो कि भाई x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x जो है 3 से बड़ी है और 10 से छोटी। ठीक, तो b में क्या, अच्छा b क्या है, b में लिखा हुआ है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे जरा देख लेते हैं। 3 से बड़े, सॉरी 2 से बड़े कर लेते हैं, चलो इसको 3 से बड़े से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 से बड़े क्या हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 9, तो ये एलिमेंट हो सकते हैं। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, 3 डैश डैश डैश, मतलब इन्फिनिटी तक वो चलता चला जाएगा, हमको नहीं पता। तो आप देख रहे हो कि 4 इसमें होगा, 5 इसमें होगा, 6 इसमें होगा, 7 इसमें होगा, 8 इसमें होगा, 9 इसमें होगा। इसका मतलब ये ए जो है उप समुच्चय बी का, तो ए उप समुच्चय बी। ठीक है, एकदम सिंपल। अब देखिए बढ़िया सा एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए। आपने ध्यान है आपको कि नेचुरल नंबर में क्या क्या नंबर थे, नेचुरल नंबर में थे आपके पास 1 2 3 4 डैश डैश डैश। होल नंबर में क्या थे आपके पास 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इंटीजर्स में आपके पास क्या थे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश डैश डैश। ठीक, अच्छा रैशनल नंबर में आपके पास क्या थे, वो नंबर थे जिन्हें p अपॉन q में लिखा जा रहा था, और p और q दोनों किससे बिलोंग कर रहे थे, आपके इंटीजर से। रैशनल नंबर क्या थे आपके, जो रियल नंबर थे वो क्या थे, जो इन सबको अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा। अब देखिए जरा इसको, जो नेचुरल नंबर है वो एक सबसेट है किसका, होल नंबर का, दिख रहा है क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट इसमें हैं। लेकिन ये सबसेट है इसका, किसका, z का, क्योंकि z के सारे, इसके सारे एलिमेंट z में हैं और z सबसेट है इसका। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास q, और इसके बाद ये सबसेट हो गया रियल नंबर का, और रियल नंबर सबसेट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का।
ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है, जैसे 2 लिखा है तो हम इसे 2 + 0i लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स नंबर के तरीके से बिहेव करेगा। ठीक, तो हमारे पास ये डेफिनेशन हो गई। तो हमने ये देखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ये सब एक दूसरे के समुच्चय हैं। ठीक है, तो अब ये लेक्चर को हम इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे के आसपास का हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग और समुच्चय के बारे में बात करेंगे। देखिए, मेरा आइडिया ये है कि भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आपको फिर भागने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको समझ में नहीं आई हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल बनेगी उसमें आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ जिससे कि आपको बात समझ में आने, नहीं तो कोर्स तो क्या है कि कोर्स तो कभी भी पूरा हो सकता है। तो मैं इसलिए कोर्स पूरा कराने के चक्कर में नहीं हूँ, मैं इस चक्कर में हूँ कि आपको जो भी समस्याएं हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चन लगाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो पाए, और अपने जो डाउट्स हैं वो हमको कमेंट में बताइए। और मैं उस डाउट को या तो अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा या जैसे भी होगा आपको व्हाट्सएप नंबर पे आपके क्लियर करके भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि आप लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं।